बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में फिर जो जाली सिगरेट है इसका धंधा फिर शुरू हो गया और कल रात को बिम्बर जो वज़ीर आज़म का ज़िला बिम्बर है वहाँ से जाली सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई है। हम इस पर तफसील से बात करें क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने 2 रोज़ कबल या उससे पहले मुज़फ़्फ़राबाद में भी एक ऐलान किया था, बहुत बड़ा दावा किया था कि मैंने सिगरेट माफिया ख़त्म कर दिया है, मैंने फ़लाँ 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 माफियाज़ ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन रात को वज़ीर आज़म के ज़िला से जाली सिगरेट की बड़ी खेप का पकड़ जाना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। फिर जो वज़रा हुकूमत ने जो राजा फ़ारूक अदर खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स अभी यानी जारी हैं। आज भी पूरे आज़ाद कश्मीर से सख्त रद्दमल आया है मुस्लिम नून के कारकुनों की तरफ से। तो हम आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और ये जो सिगरेट का इशू है इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हम जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है, जो राजा फ़ारूक अदर खान साहब के ख़िलाफ़ जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से जो सख्त रद्दमल और इतलात हैं कि मुस्लिम नून आइंदा चंद रोज़ में एक इजलास बुलाकर कोई अहम फैसला करने को जा रहा है। जनाब अमर साहब, एक तो नाजरीन को अपडेट करें कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या खबर है, मुस्लिम नून यानी वो क्या फ़ैसला करें या क्या उनके आपस में रब्ते हुए हैं, तो क्या राज साहब, अपडेट एक है? तो ये बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो तीन चीज़ें थी। उसमें दो जो ग्रुप हैं, तीन ग्रुपों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें माजिद खान साहब को सुबकी उठानी पड़ी और उन्हें अपना जो है वो मौक़िफ़ और अपना बयान वापस लेना पड़ा। दूसरा जो है फैसल राठौर साहब और क्या कहते हैं जावेद अयूब साहब थे उन्होंने जो है वो क्योंकि उस तरह की कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, ना अपनी सियासी क़यादत को बुरा भला कहा और ना वज़ीर आज़म को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कहा। तो ऐसे जो हालात थे उसमें वो जो है उन्होंने सियासी सूझबूझ और सियासी दानिशमंदी और सियासी मेचोरिटी का जो सबूत दिया, इसकी वजह से वो तो गए बच। अब इशू ये है कि जो थे मुस्लिम लीग नून के लोग, मुस्लिम लीग नून के जो दो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तो करना वकार नूर साहब और दूसरे अहमद रज़ा कादरी। अहमद रज़ा कादरी साहब बोले नहीं। अब करना वकार नूर साहब इतना बोले कि अब वो चीज़ें जो हैं वो संभाली ही नहीं जा रही और कोशिशें की जा रही थी। बाद लोगों का ख्याल था कि जी शायद इसमें कोई वो बात की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो है किसी ने आर्बिट्रेशन का रोल भी नहीं दिया फारूक हैदर साहब और करना वकार नूर साहब के हवाले से। और करना वकार नूर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये जो चंद जुमले जो उन्होंने फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से बोले, जो इनके मौसन भी थे, उनके लीडर भी थे, और अगर माजी की तकरीरें अगर माजी के झरोंकों में जाएं तो वो फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से क्या क्या बातें करते थे, ये हम किसी दिन अगले प्रोग्राम में आपको नाजरीन को दिखाएंगे कि जो जब वो बरनाला में क्या गुफ्तगू करते थे फ़ारूक हैदर साहब के हवाले से और वो क्या करते थे। और आज जो है उन्होंने अनवारुल हक साहब की मोहब्बत में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की, उसके जो असरात हैं उसके आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर ना सिर्फ असरात हैं, हुकूमत के ऊपर था, मुस्लिम लीग नून में तो बहुत ज़्यादा तशवीश है। आज भी आप यकीन करें, हम सोशल मीडिया देखते हैं तो वो भरा पड़ा है करना वकार साहब के ख़िलाफ़। इसी तरह जो है वो आज भी मैं देख रहा था ख़बरें प्रोग्राम में आने से पहले, तो कोई सैकड़ों लोगों ने बयानात जारी कर दिए हैं अपना इनके ख़िलाफ़, करना वकार नूर साहब के ख़िलाफ़, और अपनी पार्टी को भी उन्होंने कहा है कि करें। मुस्लिम लीग नून के ऊपर शदीद प्रेशर है। वैसे तो वो फैसला कर चुके हैं इजलास बुलाने का, लेकिन इजलास की टाइमिंग का भी वो नहीं हुआ और उसके ऊपर पॉलिसी बयान दें। वज़ीर आज़म को जो सियासी रीफ हैं तारक फ़ारूक साहब, वो भी जो है अभी इस पॉलिसी मैटर के ऊपर खामोश हैं। शाह गुलाम कादिर साहब भी खामोश हैं। और कल मेरी शाह गुलाम कादिर साहब से भी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की है कि हम आगे जो है इजलास बुला के इसके ऊपर फैसला कर रहे हैं। और इस बात से कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पूछ के की गई है या नहीं की गई, उन्होंने कहा जी हमें कोई इसकी इतला नहीं थी। तो सरदस्त जो है ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग करना वकार के गले पड़ गई है, बल्कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब के गले पड़ गई है और उनके लिए खासी मुश्किलात हो गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और इस बात का कभी इम्कान है कि या तो मुस्लिम लीग नून जो है वो
उससे अलग हो जाएगी, और अगर वो अलग ना हुई तो कम से कम जो है वो कर्नल वक़ार की जो है वो वजारत तब्दील करने के लिए या उनकी शायद वजारत वापस लेने के लिए भी तहरीक की जा सकती है, और कर्नल वक़ार को पार्टी में शो काज नोटिस भी दिया जा सकता है। अभी देखना होगा कि कर्नल वक़ार के ऊपर वो कर्नल वक़ार किस तरह की सियासत करते हैं, या कोशिश की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि किसी न किसी तरह उन्होंने कुछ दोस्त भेज के, मकसद कर्नल वक़ार साहब तो ज़रा फेस भी ना कर सकता बंदा, ज़रा आप अपने किसी बड़े के साथ ये कर जाएं और उसके बाद आप कैसे फेस करेंगे, जिस तरह की गुफ्तगू की कि बता लेते थे ब्लैकमेलर हैं और पता नहीं क्या क्या, उनकी गवर्नेंस से लेके ज़ात तक वो आगे। तो वो उन्होंने भिंबर की सियासत जो है वो जब मुजफ्फराबाद में लाए तो मेरा ये ख्याल है कि अगले दिनों में ये एहतजाजी तहरीक भी बढ़ेगी, और जिस तरह लोग चार्ज हैं वो मेरे ख्याल में कर्नल वक़ार को तंग इजाज़ करेंगे। अवैस साहब, कल फ़ारूक अदर साहब ने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत भी की, और उनका कहना था कि अभी ये अनवारुल हक और आज़ाद कश्मीर एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ लिया और उन्होंने अपनी पार्टी की आदत को भी कहा कि हमें फ़ैसला कर देना चाहिए। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तनाज़ुर में देखते हैं कि मेरा आपसे सवाल है कि जब जो बरतरफ मुलाजमीन बहाल हो गए फ़ारूक अदर के एहतजाज के बाद, और वज़ीर-ए-आज़म ने यू टर्न लिया, और जब मामला सेटल हो गया, अब वो जो एहतजाज ख़त्म हुआ, तो इन वज़रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस किस को मशीर ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, तो आप बैल मुझे मरा ली बात। बहुत शुक्रिया कफील साहब। मैं इससे आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो बात अमर साहब ने कही है, थोड़ी सी कमेंट्स में उसके ऊपर कर दूँ। आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती सियासत बिल्कुल एक अरसे से ख़त्म होकर रह गई है, और ये जो मौजूदा लाट है ये इनके अंदर कोई नज़रियाती सियासत तो दूर की बात है, ज़मीर नामी कोई चीज़ भी नहीं है। मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ, मेरी राय ये है कि अनवारुल हक ने अपनी वक़ार नूर साहब ने मुबहम बात की है। उन्होंने वाज़े तौर पर ना तो फ़ारूक अदर साहब का नाम लिया है और ना किसी दूसरे का। मेरा ख्याल ये है कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है आज़ाद कश्मीर नून लीग के लोगों का कर्नल वक़ार नूर के ऊपर, तो कल परसों जो उनका मुतवक्को इजलास होना है उसमें एक ऑप्शन ये सामने आ सकता है कि कर्नल वक़ार नूर साहब वहाँ अंदरूनी खाना फ़ारूक अदर साहब की जो दिलादारी हुई उससे माफ़ी मांग लें, और ये जो बताखोरी वाली बात है इसको उनके पास एक ऑप्शन है कि मुजफ्फराबाद बैठे दो चार दोस्त, शाम में इस्लामाबाद बैठे दो चार दोस्त जो उनके खिलाफ गले में डालते हैं, हमारे गले डालकर वो अपनी जान छोड़ा देंगे, ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरी जो सवाल आपने किया है जी कफील साहब, मैं हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को क्यों ये नॉनसेंस का मुजाहरा किया उन्होंने कि आज़ाद कश्मीर में एक अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने। मैं कम अज़ कम मुलाजमीन बहाल किए हैं, चाहे उन्होंने रज़ाकाराना किए थे चाहे किसी दबाव में, रज़ाकाराना करते तो पहले करते, दबाव में आकर किए हैं। उन्होंने एक इशू हल कर दिया, इशू हल करने के बाद मैं समझता हूँ कि जब मसला हल कर दिया, जब लोगों के मुतालबात पूरी कर दिए, तो हुक्मरानों का काम या हुकूमत का काम तो ये होता है कि अब जो लगी हुई आग हो उसको बुझाने का काम किया जाए, जज्बात कूल डाउन किए जाएँ, जो सूरत-ए-हाल खींचाताने वाली हो उसको कमज़ोर किया जाए, बजाय इसके कि उन्होंने एक तो पूरा कर दिया, दबाव के अंदर आकर ये कर दिया, और दूसरा फ़ारूक अदर साहब ने जो बातें की या और जो कुछ एक आध तबके ने बात की उनके खिलाफ उन्होंने वज़रा से जबरन या जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर इस पर जल्दी का काम किया है। मैं समझता हूँ उस पर तेल छिड़कने का काम किया है, और ये इनके खिलाफ गई है सूरत हाल। इनको चाहिए ये था कि जब मसला हल हो गया तो खामोशी इख्तियार कर लेते, और फ़ारूक अदर साहब या कोई और लोग एक आध बयान और एक आध बार और बात करके अल्टीमेटली कूल डाउन हो जाते हैं और उनकी हुकूमत नहीं। भाई साहब, इससे पहले मुजफ्फराबाद जब उन्होंने एक तकरीब में ख़िताब किया, मुश्तइल हुए, और फिर कल वज़रा को बेचकर उन्होंने इश्ताल दिलाया, तो क्या उनकी कोई मसला है, वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, यानी इश्ताल अंगेज़ी से ग्रेज क्यों नहीं करना चाहता? कफील साहब, वैसे मैं अनवारुल हक साहब को उठते बैठते रहे हैं, हम उनकी महफिलों में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, आप दोनों उनको ज़्यादा जानते हैं। बुनियादी तौर पर ये धड़ेबंदी की सियासत करने वाला बंदा जो होता है ना, ये सेंसिटिव होता है, इसके जहन में हर वक्त मनफी चीज़ें उभरती हैं सारी, और बंदा बाद औक़ात इस तरह का मसाइल का शिकार हो जाता है, और ये सेंसिटिव है। और उम्मन एक चीज़ मैं और निशानदेही कर दूँ, ये किसी और बैड सेंस में नहीं कर रहा मैं, इनके वालिद साहब भी बहुत सेंसिटिव आदमी थे, चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ध्यान के साथ, दुश्मन पाले, डेप्थ में जाकर देखते। आपने जब धड़ेबंदी की सियासत करी, फिर दुश्मन पाले जाते हैं, फिर सियासत सारी, और अल्टीमेटली बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और शायद अनवारुल हक साहब को थोड़ा सा रिलैक्स रहकर चीज़ों को देखना चाहिए। अब तबई मुद्दत तो वो खुद कह रहे थे 6 महीने मेरी हुकूमत थी, वो पूरी कर चुके हैं, बल्कि साल पूरा कर चुके हैं। चीज़ों को रिलैक्स होकर आज़ाद कश्मीर को एक वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाएं। ये छोटी छोटी चीज़ों में फंस कर रह जाना, छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाहिर है अपने मुखालफिन पालना और उनको इश्तिहाल दिलाना, ये मेरे ख्याल में
उनके लिए अच्छा नहीं है, और जाते जाते वो एक गुड जेस्चर लोगों को दे जाए तो ज़्यादा उनके लिए। अमर साहब, देखिए ना, एक हमारे तो पास दो वक्त बातें हैं। एक तो ये बात है शायद कर्नल वकार साहब की जो बात है ना, वो बताया जो वो बात कर रहे थे, वो शायद वो सिगरेट माफिया के हवाले से बात कर रहे थे, बाबर ताज साहब के हवाले से, वो पैगाम था उनकी तरफ से। दूसरी ये बात है कि दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये बात है कि ये जो सारा कुछ हुआ है फारूक अहमद साहब के खिलाफ, ये जो एक प्लान था और उनकी सियासत को एलिमिनेट करने का या उन्हें जो है वो माजी का किस्सा बनाने का, तो उसमें एक तो ये बात है कि कुछ लोग शामिल थे, जिसमें एक तो माजिद खान साहब ने उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की। अब वो देखेंगे कि इंक्वायरी क्या है, जिसे अगले दिनों में काबीना के इजलास में भी क्या मतलब पेश किया इंक्वायरी क्या जाए। है? फारूक अहमद साहब के खिलाफ पथरीन हाइडल पावर में कोई 95 करोड़ पे की, और इस तरह गुलपुर हाइडल पावर में कोई टैक्सेस की रिलैक्सेशन के हवाले से एक बड़ी इंक्वायरी। ये समझ रहे हैं कि हमारे हमने को बड़ा कोई केटू फतह यानी कर माजिद लिया खान है कह या रहे वो हैं। कर लिया है। माजिद खान हुकूमत कह रही है ना, ठीक है, माजिद ओके। खान तो नहीं है कोई। देखे ना, माजिद खान के साथ आज़ाद कश्मीर में दो बंदे तो हर काम में है ना, आप जो काम करेंगे, चाहे वो कोई नेकी का है, चाहे कोई बदी का है, कोई दरमियाना है, कोई अच्छा है बुरा है, उसका क्रेडिट दो बंदों को जरूर जाता है, एक अनवारुल हक साहब को, दूसरा कर्नल वकार साहब को। अब जरूरत के मुताबिक तीसरा बंदा आता है, इतलात का काम है तो फिर जनाब वाला कोई और आएगा, कोई और आएगा। अब ये जो फाइनेंस की रेलिवेंसी थी, इसमें माजिद खान साहब का इजाफा हुआ है। और अब ये जो तैयार कर रहे थे रेफरेंस फारूक अहमद साहब के खिलाफ, ये भी बेसिकली उन दो बंदों का जो हर बात में पार्टनर थे, अपनी सलाहितों के ज़हनी एतबार से, अपनी मकसद तर्ज हुकूमत में पार्टनर थे, अपने रवैये से पार्टनर थे, एक इलाके से थे, और तीसरे उनके साथ मिले अब्दुल माजिद खान साहब। अब प्रॉब्लम ये है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर गए हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बंदे की कोई अखलाकी जरूरत होती है ना, मकसद वो आके बात करते। अब वो जिस वक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया 72 घंटे हो गए, मुँह छुपाते फिर रहे हैं। पीपल पार्टी वालों ने उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले जो है माजिद खान साहब बाहर आ गए हैं, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आप नकाब कुशाई भी करा देना। आप जरा जुर्रतमंदी का, गैरतमंदी का मुजाहरा करें ना कि फारूक अगर चोर है तो उन्हें कहें चोर है, डाकू है तो डाकू है, करप्ट है तो करप्ट है, बत्ताखोर है तो बत्ताखोर है। आपने जो कहा है उसके ऊपर आप स्टैंड। असल बात यह है राय साहब कि हदीस पाक है कि इन्ना माँ मालो बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। इनकी नीयत ठीक नहीं थी। अगर इनकी, जैसे इजाज भाई साहब ने कहा ना कि इन्होंने मतलब 1,000 1,500 मुलाजिम आप बहाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, तो जब आपने अमल किया तो आप ये कहते हैं ना कि राजा फारूक अहमद साहब हमारे बड़े हैं, हमारी इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, कर्नल वकार साहब की पार्टी के सरबराह रहे हैं। एक बंदा जो है वो 5 साल वज़ीर आज़म रहा है, 5 साल अपोजिशन लीडर रहा है, मुस्लिम लीग नून का 11 साल सदर रहा है, आज़ाद कश्मीर में अपने कबीले का सरबराह है, आज़ाद कश्मीर की ज़मीनी हकीकत है, बहुत ही ताकतवर और मौसर आवाज़ है। आप उसके हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और आप उसे क्रेडिट दे देते हैं ना। आप कहते हैं ना कि हमारे बड़े हैं, राजा फारूक अहमद साहब ने जंगलात के मुलाजमीन का और MNCH के मुलाजमीन के लिए कहा है, तो हम इनके कहने पे इन्हें मार्च तक एक्सटेंशन दे देते हैं या साल की एक्सटेंशन दे देते हैं। देखिए, ये जब आप दिल बड़ा करेंगे तो चीज़ें बड़ी होंगी। आपको जो है वो दूसरों में खामियां नजर आते हैं, अपने आप में आते हैं। जो आज़ाद कश्मीर में जाली जो सिगरेट हैं, ये खासी अरसे से एक मसला बना रहा है और वफाकी हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये एक चैलेंज है, और कई हुकूमतों को इस बात की निशानदी की यानी की जाती रही। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक साहब ने तो कई बार कहा कि मैंने सिगरेट माफिया का खात्मा कर दिया है, मैंने वो अफला जितने माफियाज हैं आज़ाद कश्मीर में। और जो उनकी आखिरी कल परसों जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था कि माफिया सारे ख़त्म हो, ओके ख़त्म हो गए ना। तो ये कल अब साहब बिम्बर में सिगरेट पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपये यानी मालियत के 220 कार्टन सिगरेट जो पकड़े गए हैं, तो ये फिर कहाँ से आ गए थे सिगरेट बिम्बर में, कहाँ से आ गए फिर? ये कफील साहब, आज़ाद कश्मीर तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की टैक्स चोरों की, स्मगलिंग माफिया की एक जन्नत है। बिल्कुल एक दौर से आज़ाद कश्मीर में जन्नत बना दी है इन लोगों ने। आज़ाद कश्मीर में ये 2 नंबर फैक्ट्रियाँ लगाई इसलिए जाती हैं कि एक तो पाकिस्तान से टैक्स छूट है, और आज़ाद कश्मीर में छोटी मोटी इदारे लोग अपने सरपरस्तों के साथ, मिल मिलाप करने वालों के साथ उनको दे दिला कर सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, और वहाँ से 2 नंबर जाली सिगरेट बनाकर पाकिस्तानी मार्केटों में सप्लाई करके करोड़ रुपये, एक ट्रक की कीमत सुना है कोई 20-20, 30-30 करोड़ रुपए की ट्रक बिकता है। बिम्बर में कल जो इतला ये है कि वो ज़्यादातर अमर साहब और आप मेरे ख्याल में सिद्धू के हवाले से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो मेरी इतला ये है कि वहाँ पिछले 1 महीने से ये फैक्ट्री सिगरेटों वाली बंद थी। पहले मुजफ्फराबाद में यही कारोबार था, धंधा था, मीरपुर में जा रहे हो जी, 2 करीब 3 जगह हैं जो पाकिस्तान से जुड़े, यानी रिकॉर्ड में फैक्ट्री बंद है और रात को सिगरेट तैयार हो रहे हैं। दिन को फैक्ट्री उन्होंने डिक्लेयर की हुई है बंद है, और रात को खामोशी के साथ अपने सरपरस्तों के साथ मिल मिलाप करके खोलते हैं
रातों रात सिगरेट बनाते हैं, रातों रात स्मगल मुंतकिल करते हैं। अब ये तो ट्रक नामीनी तौर पर सामने रस्मन पकड़ा गया ना, जो ट्रक नहीं पकड़े गए वो होंगे, कितने बड़ी तादाद में वो कितने होंगे? अमर साहब, कश्मीर के लोगों का अमर साहब, ये जो रात बहुत बड़ा माफिया है। अमर अवैध साहब, मैं बात हूँ अमर साहब, राय साहब, ये जो अच्छा। यानी ये जो बिम्बर में ज़रा बड़ी खेप जो पकड़ी गई है, एक तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये असल इसके पीछे कौन है, और इतला ये भी है कि पहले कोई एक जो कमिश्नर थे उसको तब्दील किया गया, उसने किसी की बात नहीं सुनी, तो क्या ज़रा हकीकत राय साहब, इजाज भाई साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह फारूक ब्लाक वाले ने आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह मैं भी इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अनवारुल हक साहब ने जो अपना बयान दिया था, या जो उनके तर्जुमान साहब या उनके जो लोग बयान देते हैं कि हमने माफियात ख़त्म कर दिए हैं, उन्होंने वो माफियात ख़त्म किए हैं ना जो उनके खिलाफ थे। जो माफिया उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो उनके माफियाज हैं, वो तो ख़त्म नहीं ना हुए। अब मैं आपको एक तो ये बात है, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि बिम्बर में 3 जाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपको याद होगा। तीनों फैक्ट्रियों के नाम भी बताए थे, उनका सारा कुछ बताया था, उनके जो टैक्सेस हैं, और कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो चलती बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मिनिमम से 10-20 लाख रुपए टैक्स देती हैं। ये हमने एक प्रोग्राम किया था। अब ये वो डॉक्टर शाजिया साहिबा जो हैं, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू थी साउथ की, जिसमें मीरपुर, कोटली और भिम्बर के अजला शामिल है। हमारी ये इतला है, ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही करीबी, जो जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं, कार ख़ास खैर मुनासिब नहीं है, करीबी दोस्त हैं और अजीज़ हैं और आज़ाद कश्मीर के अहम ओहदे पे फाइज हैं। उन्होंने डॉक्टर शाजिया साहिबा को कुछ फैक्ट्रीज खोलने के लिए कहा। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खोलें फैक्ट्रियाँ, ये तो बड़ी ज़रूरी है, खुलेंगे तो तभी टैक्स मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, आपने मामा चाचा उसका नहीं बनना, वैसे है खोलने का कह दिया। जब वैसे खोलने का कहा तो उसके उनकी डॉक्टर शाजिया के दरमियान और उनके दरमियान जो है वो तलखी हुई, सिगरेट के मामले पे, सिगरेट की फैक्ट्रियों के मामले खोलने के ऊपर ये तलखी हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद इन्होंने डॉक्टर शाजिया को तब्दील कर दिया साउथ से। डॉक्टर शाजिया साहिबा भी इनके हल्के की हैं, भिम्बर के हल्के से थे। उन्हें हर तब्दील करके राजा इश्तियाक साहब को लाए मुजफ्फराबाद से। अब राजा इश्तियाक साहब के हवाले से एक और जो बात है जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो, या जो उनका महकमा वो बड़ा बुरी तरह फंस सकता है उनके तबादले के हवाले से, वो जिक्र भी आज ही कर देते हैं। तो उसके बाद जो है ये फैक्ट्री जो है वो खुल गई। अच्छा मेरी बात सुने ना, इन्हें जब फैक्ट्री बंद करनी चाहिए थी कमिश्नर इनकम टैक्स को, तो उन्हें उसकी मशीनें भी सील करनी चाहिए थी। खाली बाहर से ताला लगाने से नहीं होता कि ताला लगाया तो वो पीछे से। ये हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि पीछे से दीवार खुली हुई है, ये दीवार खोल के दीवार चढ़ा देते हैं। इतना उनके अंदर सलाहियत है कि वो पीछे से वो उन्होंने एक, आजकल आपको पता जदीद दौर है दीवार का क्या होता है, तो वो जो डिस्पोजेबल सी दीवार है, कभी हटती है कभी चलती है, तो खैर उन्होंने ये खोला हुआ था। अब इन्होंने जो सील नहीं की थी उसकी वजह से वो फैक्ट्री चल रही थी और इनके नज़र में सारा कुछ ठीक था। और कल भी एक्साइज अमले की आप ये देखें, इनकम टैक्स के मामलात ये देखें साउथ में, कि इनकी इतनी तवज्जो नहीं थी कि ये उन्होंने नहीं पकड़ा, ये महकमा एक्साइज वालों ने पकड़ा, ये पुलिस वालों ने पकड़ा है। और आपने एक मिसाल सेट की चौधरी इम्तियाज़ के हवाले से, जब फैक्ट्री कौन हुआ, मकसद ट्रक पकड़ा गया चेक पोस्ट से, गिरफ्तार होता है सेक्रेटरी DFO। और यहाँ पे आप जो है अपनी बार माजी में आप कहते थे कि जिम्मेदार अगर कुछ हो जाए तो कमिश्नर है, जब आपकी मुखालफत में हो, तो जब आपके हक में हो तो आप जिम्मेदार ठहराते हैं स्पाई को और एक्साइज इंस्पेक्टर को। एक तो ये बात है कि इसमें इस मामले की वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब को, क्योंकि वो सिगरेट माफिया और आटा माफिया और सारे माफियाज का मीडिया माफिया के खिलाफ हैं, तो इस मामले की भी इंक्वायरी करानी चाहिए ना, कि आखिर वो कौन था। डॉक्टर शाजिया से पूछें कि आपको किसने कहा, आपको किसने सिफारिश की, आपको धमकी किसने दी, आपकी तलखी क्यों हुई, आपका तबादला क्यों हुआ, किसने वो तबादला कराया, और किसके सर पे ये बिम्बर में फैक्ट्री चल रही है। ये और भी चल रही हैं। और ऐसा सब ये मैं आपको बताऊँ कि मतलब ये सिर्फ ये नहीं फैक्ट्री चल रही, इसके साथ जुल्म की हद ये है कि ये फैक्ट्रियाँ बिजली भी चोरी की इस्तेमाल कर रही हैं, मगर ये बिजली का बिल भी नहीं दे रहे, ये भी मैं पूरा नहीं दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो फैक्ट्री, आप मेरी बात नहीं समझ, अगर फैक्ट्री बंद है तो मीटर पे बिल आ रहा है लाखों रुपए, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बिजली भी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक स्कैंडल है, इसके ऊपर गौर से। दूसरी ये बात है, राजा इश्तियाक साहब के जो है उनके ऊपर एक मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं, एक स्टे मौजूद था कि राजा इश्तियाक साहब को बतौर कमिश्नर लैंड रेवेन्यू मुजफ्फराबाद उस वक्त तक तब्दील नहीं किया जा सकता जिस तक हाई कोर्ट के जो मुलाजमीन थे उनकी जो रिफंड्स थे, उनके टैक्सेस के जो इश्यूज थे उसको सॉल्व नहीं करना था।
तो उस वक्त तक इसके ऊपर पाबंदी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो आइन और कानून और अखलाकियात के ऊपर यकीन रखते हैं, उन्होंने जो है वो राजा क्या कहते हैं इश्तियाक साहब को तब्दील किया और अदालत के हुक्म के बावजूद तब्दील किया। और इसके ऊपर अभी मुझे पता नहीं है कि हाई कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं वो तौहीन अदालत में गए हैं या नहीं गए हैं, या जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन उनकी जो तबादला है वो भी गलत है। और दूसरी ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दोहरा म्यार है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, वो इस केस में भी बिल्कुल सामने आ गया। बहुत शुक्रिया आमर साहब, अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर ज़ाहिर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप के अलावा मुतनाज़ा इलाका है और पाकिस्तान के दस्तूर या पाकिस्तान के आइन के तहत ये रियासत जम्मू कश्मीर या ये पाकिस्तान के साथ ये उसके हिस्से में नहीं आता। इसलिए यानी बेशुमार मामलात में जो माफियाज़ हैं वो आज़ाद कश्मीर के सरजमीन से फ़ायदा उठाते हैं। बिलखुसूस ये जो सिगरेट माफियाज़ हैं, मेडिसन वाले बेशुमार लोग हैं और इस तरह के। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम गैर कानूनी जितने भी धंधे हैं इनका फौरी तौर ख़त्म हो। ऐसा न हो कि कल यानी आज़ाद कश्मीर को हुकूमत के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए मसला बन जाए, यानी पाकिस्तान इसको ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कल दोबारा हाज़िर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।